हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से आपके अभ्यास की श्रृंखला में एक नया अध्याय है और आज बारी है एक लंबे अरसे के बाद फिलर्स के एपिसोड की। ये एपिसोड ठीक उसी तरह के क्वेश्चन पैटर्न पर आधारित है जिसके लिए मैंने पहले एपिसोड को आपके सामने रखा था। पहले एपिसोड में जो क्वेश्चन पैटर्न मैंने रखे थे वो आईबीपीएस के मेन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चूंकि बहुत सारे बच्चों ने प्री क्वालिफाई कर रखा है, उस लिहाजन ये जो सेशन है और इसके पहले जो एपिसोड आया था, अगर आपने उसे सॉल्व नहीं किया है तो प्रैक्टिस के तौर पर उसे सॉल्व कर लीजिएगा। आज अभी यहां पर जो 10 नए क्वेश्चन मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित है और ये बैंकिंग एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ही लाया जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्द, मुझे लगता है 10 या 15 दिन का समय है आपके पास, जिसके बाद मेन एग्जामिनेशन में आपको शामिल होना होगा। साथ में यहां पर जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनको भी यहां अधैर्य होने की जरूरत नहीं है। बस फिल इन द ब्लैंक समझ करके इसको बनाना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने और उसके लेवल को समझने की कोशिश करनी है। फिलर्स वहां भी पूछा जाता है, ठीक है, इतना जटिल करके नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप सोचिए कि इस जटिलतम लेवल को सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपके लिए कितना आसान होगा। साथ में कुछ नए वर्ड्स भी आपको यहां पर सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 10 नए क्वेश्चन लाए गए हैं, साथ में आपको इसमें कितनी परेशानी महसूस होती है या आप यूं आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस फिलर्स के एपिसोड में लाए गए क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले ही मैंने कहा है कि 30 सेकंड की समय सीमा मैं उपलब्ध कराऊंगा। इसमें आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहां पर एलिमिनेशन और सिलेक्शन वाला मेथड जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, उसी को अपनाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर पूरी तरह से वर्ड्स की मीनिंग को देखने लगेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, और अगर ये एलिमिनेशन प्लस सिलेक्शन वाला मेथड अपनाएंगे तो आसानी से आप 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन तक कर पाएंगे, और 10 है तो 6 से 7 क्वेश्चन तो आसानी से कर पाएंगे। इसलिए कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है एलिमिनेशन प्लस सिलेक्शन। साथ में वोकैब के सेशंस आ रहे हैं तो आपकी वोकैब भी अच्छी है और आपने तैयारी की है, प्री क्वालिफाई किया है, और चूंकि आप ग्रेजुएट है तो हम ये मानते हैं कि जितने भी वर्ड्स इसमें रहे हैं अधिकांश बहुत ही कॉमन रहता है फिलर्स में, वो आपको पता होगा। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करने से पहले समय की व्यवस्था आ गया। समय आपका, आपको पता है कि सेशन की शुरुआत एक कोट से करते हैं हम। तो आज के लिए यहां पर मैंने जिस व्यक्ति के कोटेशन को रखा है, इनको सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस नेल्सन मंडेला, है ना। नेल्सन मंडेला कह रहा है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग। मतलब है ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग, जो जीवन में सबसे बड़ी ग्लोरी है वो इस बात में नहीं है कि आप कभी नहीं गिरते हैं, नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मतलब है कि उसमें है कि यहां अगर इस लाइन को छोड़ दिया जाए, इसको हटा दीजिए, तो द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग इज इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मतलब है कि वो ग्रेटेस्ट ग्लोरी कहां है, जब हम बार बार उठ जाते हैं, जब भी कभी हम गिरते हैं। मतलब है कि आपके जीवन में जो ग्लोरी है वो बार बार गिरकर उठने में है, गिरकर संभलने में। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने कहीं सुना कि जीवन जीने का जो फलसफा है और ये जो जीवन है ये बहुत ही आसानी से जिया जा सकता है। आप एक कोशिश करें, वहां सफलता नहीं मिली तो ये बेहतर है कि आप दूसरी कोशिश करें, वहां सफलता नहीं मिली तो तीसरी कोशिश करें। एडिशन महोदय ने इसी पर कहा था, जैसा मुझे याद है, ये शायद एडिशन महोदय का स्टेटमेंट है कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते हैं। तो ये भी एक तरीका है जीवन जीने का कि आपको ये पता चल जाता है कि भैया ये तरीका काम नहीं करता है। वही चीज नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग। और वैसे भी जो कभी गिरा नहीं उसने चलने का अनुभव कहां लिया। जो चलेगा,
जो परेशानियों से घिरेगा वही जीतेगा। और सिंपल सी बात है कि जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, जिसको हमेशा डर होता रहेगा कि भाई ये मेरे से नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं ये परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं स्पीच नहीं दे सकता, ऐसी चीजें होती है कि आप अपने दोस्तों के बीच में बहुत अच्छी अंग्रेजी में बहुत अच्छे से बात करते हैं, नई जगह पर जाते हैं तो आप वो जो नए एनवायरमेंट का है वहां आप नहीं हिम्मत जुटा पाते हैं बोलने की, तो ये सब गलत है। क्या होगा? गलती होगी, गलती होगी तो सीखेंगे वहां से और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सा है कि हर आदमी गिर जाए वो बुरा नहीं है, बुरा तब होता है कि गिरने के बाद वो उठने की कोशिश ही ना करे। तो इन्होंने यही कहा है कि द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मतलब है कि कोशिश करना ही जो है हमारे जीत की जो है वो शुरुआत हो जाती है। हम जीतने की तरफ चल पड़ते हैं अगर हम कोशिश करते रहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, मैंने पिछले दिन भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो 100% ये चांस है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तो 50-50 के चांसेस होते हैं कि आप जीत सकते हैं और हार सकते हैं। जीत गए तो आपकी बाजी, और अगर हार गए तो आपको ये तजुर्बा मिलता है कि भैया ये तरीका काम नहीं करता है, वो भी किसी को गाइड करने के काम में आता है और आप उस लेवल पर भी ज्ञान में समृद्ध होते हैं। तो बेहतर है कि इनकी बात को माना जाए कि लाइफ की ग्लोरी जो है गिरकर संभलने में है, इसीलिए गिरने के लिए चलना पड़ेगा और इसलिए चल पड़िए, निकलिए, कोशिश कीजिए। अगर आपको बहुत कम अंक आया प्री में, कोई बात नहीं है, जहां अंक कम हुआ किस वजह से हुआ ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है, तो उन सब चीजों को कलेक्ट कीजिए और फिर से तैयारी में लग जाइए। आगे बहुत सारे अवसर मिलेंगे और फिर आप बेहतर कर पाएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लाते हैं। यह वही सवाल है जिसमें कि 1, 2 और 3 फिलर है, जहां पर आपको ऑप्शन डालने हैं। 5 ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, रनिंग, रीलिंग, सर्जिंग, गैरगेंटुइन और इनकर्ड। उसके नीचे 5 ऑप्शन दिया गया है जिसमें क्या करना है कि ये अरेंज्ड होकर के, कि हो सकता है कि सी एक नंबर में आए, बी दूसरे नंबर में आए, तो इस तरीके से आपको आंसर चुनना है। पूरे विस्तार से मैंने इसकी जानकारी इसके पहले एपिसोड में दी है, तो अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो इस एपिसोड के बाद उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बनाइए इसको, समय की शुरुआत करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। पहला सवाल क्या कह रहा है? इवन दो मोस्ट इकोनॉमीज आर स्टिल डैश अंडर द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, talks of resuming regular work in offices and factories are getting louder, especially considering the dash economic losses being dash during the lockdowns। अब देखिए यहां पर जब being है तो इसके बाद होना चाहिए past participle, past participle, और वो होता है ed वाला नॉर्मल में जो आता है। तो मेरे पास ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है और ये भी नहीं है। एक यहां दिख रहा है इसका, ठीक है। इनकर्ड का मतलब होता है नुकसान उठाना, झेलना, ठीक है। इकोनॉमिक लॉसेस बीइंग इनकर्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बिल्कुल यहां पर सुटेबल हो रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा, इनकर्ड अपने ऊपर लेना, नुकसान उठाना, झेलना, इस सेंस में करते हैं। इकोनॉमिक लॉसेस बीइंग इनकर्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब यहां पर मेरा फिक्स हो गया कि इसमें ई आएगा। मैंने यही कहा था कि कोई एक ढूंढिए और उसके हिसाब से एलिमिनेट कर लीजिए। तो लास्ट में ई जो है वो एक इसमें है और एक इसमें है, बाकी ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा और ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए खत्म, सी खत्म, डी खत्म। मेरे पास बच गया सी, बी, ई और बी, डी, ई। अब यहां पर देखते हैं हम उसके हिसाब से कि इवन दो मोस्ट इकोनॉमीज आर स्टिल, अगर हम पहले वाले को माने सर्जिंग अंडर द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, इसका मतलब होता है तेजी से बढ़ना, और ये होगा नहीं। इंपैक्ट जो तेजी से होगा घटेगा, लड़खड़ाएगा, तो ये वाला होगा नहीं। सर्ज का मतलब होता है तेजी से बढ़ना, रील का मतलब होता है लड़खड़ाना। क्या होता है? लड़खड़ाना।
ठीक है, लड़खड़ाना, ये बहुत कॉमन वर्ड है तो इसलिए आप इसको आसानी से पता कर सकते हैं। सर्ज का मतलब होता है बढ़ना, इलेक्ट्रिक सर्ज होता है, अचानक से वोल्टेज में बढ़ोतरी हो जाती है, तो यहां तेजी से बढ़ने के सेंस में होता है। और यहां चूंकि कोविड-19 के इंपैक्ट बता रहे हैं तो उसमें बढ़ा नहीं, लड़खड़ाया, तो बी वाला ऑप्शन होगा, तो सी वाला ऑप्शन मेरा खत्म हो गया और मेरा जो आंसर यहां से मिला वो मिला बी, डी और ई। अब इसमें देखिए कि डी वाला जो है वो गैरगेंट्रम, इसका मतलब होता है बहुत विशाल, विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है, इसका होता है विशाल, बहुत बड़ा, गैरगेंट्रम, ठीक है। तो इवन दो मोस्ट इकोनॉमीज आर स्टिल reeling under the impact of COVID-19, talks of resuming regular work in offices and factories are getting louder, especially considering the gargantuan economic losses being incurred during the lockdowns. जो उन्होंने लिया है, झेला है नुकसान इस लॉकडाउन की वजह से, बड़ा इकोनॉमिक है ना, gargantuan economic losses, आराम से आपका जो है आंसर इस तरीके से आ जाता है। तो मैं बस यही कहूंगा कि यहां पर यह कहना कि हमसे नहीं होगा, इससे बेहतर है कि हम करके देखते हैं कितना होता है। यह स्टेटमेंट बेहतर है कि चल बनाते हैं, देखते हैं कितना सही होता है। और देखिए कि नए नए शब्द भी यहां पर आपको मिल जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से आपके लिए बेनिफिशियल ही है। आप किसी भी सेक्टर में है, जहां कहीं पर भी इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शब्दों से मुलाकात होगी और अंडरस्टैंडिंग यहां पर डेवलप होती है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए अब यहां पर है द ग्लोबल इकोनॉमी हैज सर्वाइव्ड सो फार डैश ट्रम्प्स फ्रीक्वेंट बट देयर आर इकोनॉमिस्ट्स हु प्रेडिक्ट 2019 will be the make or break year and see US trade policy as a major dash on the global economy। अब देखिए, एक तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढें अगर, तो सबसे पहले मेजर, मेजर के बाद जो हमको शब्द दिख रहा है वो इसमें डिस्पाइट, बिकॉज, एल्ट्रिकेशन, एल्ट्रिकेशन का मतलब होता है झगड़ा या झड़प। क्या होता है? झगड़ा या झड़प, ठीक है। तो ये नहीं होगा, टेंट्रम नहीं होगा। मेजर स्ट्रेस सही लग रहा है यहां पर कि मेजर स्ट्रेस यहां पर है ना, वो सही वर्ड लग रहा है। तो सबसे पहले मेरा जो लास्ट में है वो ए वाला ऑप्शन आएगा और वो इसमें नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसमें है और इसमें नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं है, और इसमें भी नहीं है तो ये भी मेरा आंसर जो है नहीं होगा। अब देखिए मेरे पास साथ में आ गया। अब यहां देखिए कि ट्रम्प्स फ्रीक्वेंट टेंट्रम, ये तो मेरा हो गया पहले से। अब एल्ट्रिकेशन नहीं, फ्रीक्वेंट टेंट्रम, टेंट्रम का मतलब होता है झल्लाहट, नखड़े, है ना, झल्लाहट से, तो टेंट्रम यहां पर हो जाएगा ई। अब देखिए किस सेक्शन में ई है, तो मेरा जो है इसमें ई नहीं है, लास्ट में ए जरूर था मेजर स्ट्रेस, लेकिन यहां पर ई देखिए बीच में है। तो अब यहां सीधा सीधा जो है सी वाला ऑप्शन आ जाएगा यहां पर, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया इसका? बी। हम एक बार इसको पढ़ के देखते हैं कि द ग्लोबल इकोनॉमी हैज सर्वाइव्ड सो फॉर, उसके बाद क्या कह रहा है सी नंबर, डिस्पाइट ट्रम्प्स फ्रीक्वेंट टेंट्रम but there are economists who predict 2019 will be the make or break year and see US trade policy as a major stretch on the global economy। तो देखिए आराम से, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, कोई कठिन शब्द नहीं होता है, आसानी से कहीं ना कहीं लिंक मिल जाता है, और जब लिंक मिल जाता है तो उसके हिसाब से आप एलिमिनेट करके सवाल बना सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है, where there is will there is a way, आप कोशिश करेंगे तभी कोई रास्ता मिलेगा, छोड़ देने से तो कभी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अभी 2 सवाल बीता है, बनाइए, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसका एक और वीडियो है, आप पीछे जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके मेन एग्जामिनेशन में IBPS जिनका हुआ है उनके लिए भी, और जिनकी SBI है तो भाई SBI का लेवल थोड़ा ऊपर होता है तो ये वहां पर भी आ सकता है। तो बेहतर है कि आप प्रैक्टिस करो, और SSC वाले बंदे अंडरस्टैंडिंग के जो है की वजह से आप इसको सॉल्व करो, ये बेहतर है, समझ में आएगा। जितना आपका जो है बौद्धिक विकास हो, इंग्लिश को लेकर के भाषाई विकास हो, वो बेहतर है, तो इसलिए आप इसको बनाइए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हो गया। कह रहा है एज लॉन्ग एज द रिवर्स रेपो रेट इज लेस देन द एवरेज इंटरेस्ट रेट्स दे पे फॉर डिपॉजिट्स डैश ड्यूरेबल लिक्विडिटी विल ओनली डैश बैंक्स टू लेंड टू अर्न अ हायर इंटरेस्ट रेट, हायर नेट इंटरेस्ट। अब यहां पर नेट इंटरेस्ट के बाद मुझे एक शब्द डालना है, नेट इंटरेस्ट प्लेंटिफुल नहीं होगा, नेट इंड्यूस मतलब है प्रेरित होना या राजी करना। इसका जो इंड्यूस का मतलब है प्रेरित होना या राजी करना, है ना, क्या है, राजी करना, यहां दीर्घिकार होना चाहिए, राजी करना, ठीक है। तो यहां पर इंटरेस्ट के साथ ये भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट के साथ हाईली भी नहीं होगा। सफिस का मतलब होता है प्रचुर होना या पर्याप्त होना, प्रचुर होना, प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है, या पर्याप्त होना, ठीक है। तो इंटरेस्ट मार्जिन हमको दिख रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एज लॉन्ग एज द रिवर्स रेपो रेट इज लेस देन द एवरेज इंटरेस्ट रेट दे पे फॉर डिपॉजिट्स डैश ड्यूरेबल लिक्विडिटी विल ओनली डैश बैंक्स टू लेंड टू अर्न अ हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो मेरा ए आ गया यहां पर, इसमें ए होगा लास्ट में, तो जहां जहां लास्ट में ए है वो मेरा आंसर है। तो ये मेरा आंसर नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं है, और ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब हम इसमें से ए और सी ऑप्शन में से एक को चुनेंगे। तो डी से शुरू किया है और डी में है सफिस, सफिस ड्यूरेबल लिक्विडिटी। देखिए सफिस एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है, और इसको अगर हम यहां लें प्लेंटिफुल ड्यूरेबल लिक्विडिटी विल, तो प्लेंटिफुल है, हम दो में से चुन रहे हैं, तो डी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन मेरे पास आ गया। तो प्लेंटिफुल ड्यूरेबल लिक्विडिटी विल ओनली, और उसके बाद क्या कह रहा है, सी इंड्यूस बैंक्स, है ना, टू लेंड टू अर्न अ हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बिल्कुल उसको प्रेरित करेगी, राजी करेगी, किस चीज के लिए, टू लेंड टू अर्न अ हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो मेरा जो यहां पर ऑप्शन हो गया ये भी खत्म हो गया, और आंसर क्या आ गया, बी सी ए। क्या आंसर आ गया इसका, सी, बी सी ए। देखिए एज लॉन्ग एज हमने क्या किया, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि हम ज्यादा मीनिंग पर भी फोकस नहीं कर रहे, और हम इसीलिए इसका जो है मीनिंग आपको हिंदी में करके नहीं बताते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि सेंस पर काम कीजिए, समझदारी यहां पर आएगी वो बेहतर है। हिंदी करने लगेंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा और आप उस जगह पहुंच नहीं पाएंगे जो आपको चाहिए। तो हमको क्या करना है कि हमको ऐसा शब्द इसमें से कोई एक क्लू ढूंढना है। तो जैसे यहां पर आया कि हायर नेट इंटरेस्ट, तो मार्जिन सुटेबल था, ए आ गया। सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मेरे पास बचा एक सी और एक बचा ए। तब ए में ऑप्शन था, डी से शुरू किया था, डी हम यहां लगा के देखे नहीं हुआ, बी से शुरू किया था और वो बेहतर ऑप्शन था कि डिपॉजिट्स प्लेंटिफुल ड्यूरेबल लिक्विडिटी विल ओनली इंड्यूस बैंक्स टू लेंड टू अर्न अ हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और तब जाकर के मेरा आंसर हमको मिल गया, आंसर नंबर सी। चलिए अगला सवाल लाते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है द अफर्मेटिव एक्शन ऑफ डी टैरिफिकेशन वाज डैश टू ट्रांजिट द रेगुलेटरी डैश फ्रॉम डैश प्राइसिंग टू फ्री मार्केट कंपटीशन। अब यहां पर हमको क्या करना है कि कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढना है जिससे हम इसको क्या करें, जो है एलिमिनेट कर सके। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है कि द अफर्मेटिव एक्शन ऑफ डी टैरिफिकेशन वाज। अब देखिए वॉज, यहां पर हम वॉज के साथ क्या रख सकते हैं, तो सबसे पहले जो है हम रख सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म, ठीक है, हम रख सकते हैं आईएनजी वाला फॉर्म। तो हम यहां पर देखते हैं कि इसमें आईएनजी वाला फॉर्म है नहीं। साथ में आगे जब बढ़ते हैं टू ट्रांजिट द रेगुलेटरी, ठीक है, रेगुलेटरी के साथ जो है हम आगे क्या रखेंगे, रेगुलेटरी लॉस्ट नहीं होगा, रेगुलेटरी इंटेंडेड नहीं होगा, रेगुलेटरी हायर नहीं होगा, रेगुलेटरी रिजाइम, रिजाइम का मतलब होता है दौर, काल, शासन काल, है ना, उस सेंस में आता है। तो रेगुलेटरी रिजाइम यहां पर फिट बैठ रहा है, ठीक है, रिजाइम यहां पर फिट बैठ रहा है। तो सबसे पहले द अफर्मेटिव एक्शन ऑफ डी टैरिफिकेशन वाज। अब जैसे ही मेरा ऑप्शन यहां पर आ रहा है रिजाइम और ये आ रहा है बीच में डी,
तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में कहां कहां है, बीच में डी कहीं भी नहीं है। अगर हम इसको छोड़ के, तब तो मेरा आंसर यहां पर आ गया, देखिए इसी में है, ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया, ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया, ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया और ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें से क्या ला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि द एफर्मेटिव एक्शन ऑफ डीटैरिफिकेशन वाज इंटेंडेड, क्योंकि देखिए लॉस्ट यहां पर होगा नहीं, ठीक है, सिंपल सा है, डीटैरिफिकेशन है और एफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहा है, तो यहां पर जो है लॉस्ट की बात होगा नहीं। डायरेक्टेड और इंटेंडेड मेरा यहां पर दिखता है ना। तो डायरेक्टेड अगर हम लेते हैं तो मेरा लास्ट वाला जो ये वाला ऑप्शन है यहां पर, वो गड़बड़ होता है। अगर मुझे, हम मान लीजिए कि ये नहीं भी ढूंढ पाते हैं तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आप देखिए कि यहां पर अगर आप डी से शुरू करते हैं, डायरेक्टेड टू ट्रांजिट द रेगुलेटरी, तो फिर ए नंबर में आएगा इंटेंडेड, यहां गड़बड़ हो जाएगा, तो आप आराम से एलिमिनेट कर लेंगे। और अगर आप इसको देख पाए तो आपको एक ही बार में आंसर मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। हम कैसे पकड़े कि रेगुलेटरी रिजाइम, ट्रांजिट द रेगुलेटरी रिजाइम फ्रॉम डायरेक्टेड प्राइसिंग टू फ्री मार्केट कंपटीशन, है ना। द अफर्मेटिव एक्शन ऑफ डीटैरिफिकेशन वाज इंटेंडेड टू ट्रांजिट द रेगुलेटरी रिजाइम फ्रॉम डायरेक्टेड, है ना, बी, डी और ई। तो डी में कौन सा है? डी में है रिजाइम, बी में है इंटेंडेड, मेरा ये वाला आंसर है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो गया। कह रहा है कि इन अ मॉडर्न सिस्टम डैश बाय अ लिक्विडिटी डैश फैसिलिटी ब्रॉड मनी ग्रोथ इज डैश। अब देखिए लिक्विडिटी डैश फैसिलिटी, ये एक जैसा लग रहा है कि यहां पे कुछ होना चाहिए, लिक्विडिटी सपोर्टेड फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये एडजस्टमेंट की बात होती है मॉडर्न सिस्टम में। एडजस्टमेंट क्या होता है? अगर आप थोड़ी सी जानकारी बैंकिंग सिस्टम की रखते हैं तो जो लिक्विडिटी है उसको एडजस्ट किया जाता है, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से घटाया बढ़ाया जाता है। तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि इन अ मॉडर्न सिस्टम डैश बाय अ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो मेरा दिख रहा है कि यहां पर क्या होना चाहिए? बी। सबसे बेहतर यही लग रहा है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ब्रॉड मनी ग्रोथ इज डैश। तो मेरा बी आ रहा है बीच में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी डिसबर्सल फैसिलिटी कोई मीनिंग ही नहीं देगा, लिक्विडिटी एक्सपेक्टेड फैसिलिटी मीनिंग नहीं देगा, लिक्विडिटी सपोर्टेड फैसिलिटी ये कोई टर्म ही नहीं है अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस को समझते हैं तो। और यहां एंडोजेनस, ये लगता है जातीय सजातीय, वो एक गोत्र का होता है, सिमिलर दिखना चाहिए, सिमिलर के सेंस में। उससे बेहतर जो है मेरा ऑप्शन ये दिख रहा है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो मेरा ऑप्शन क्या आ गया? बी आ गया बीच में, है ना। बी नंबर जो है वो बीच में आ रहा है, यहां नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसमें दिख रहा है, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, इसमें नहीं दिख रहा है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। मेरे पास दो ऑप्शन बचे, सी, बी और ई, और ए, बी और डी, ठीक है। डिसवर्सल का मतलब होता है चुका देने के सेंस में। डिसवर्स कहने का मतलब है कि जैसे आप मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या आप बीमार पड़ गए, या आपने दी गई किस सेवा का जो है अपनी लागत लगा करके जो है उपयोग किया है, तो उस पैसे को आप वहां जमा करेंगे, मैं रिसिप्ट वगैरह जमा करेंगे, तो जो वो चुका देती है। डिसबर्सल का मतलब वही होता है। तो यहां पर मेरा जो बी वाला, हम देखते हैं कि ए से शुरुआत करें, ठीक है, या हम सी से शुरुआत करें। तो अगर हम सी से शुरुआत करते हैं, इन अ मॉडर्न सिस्टम डिसबर्सल बाय लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, ब्रॉड मनी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, ये यहां पर जो है सेंस नहीं दे रहा है। अगर हम इसको लेकर के चलते हैं कि इन अ मॉडर्न सिस्टम सपोर्टेड बाय अ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ब्रॉड मनी ग्रोथ इज इंडोजेनस, ये इंडोजेनस ज्यादा अच्छा लग रहा है और ज्यादा सेंस यहां पर आ रहा है सही कि इन अ मॉडर्न सिस्टम सपोर्टेड बाय अ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जो ये मॉडर्न सिस्टम है जो सपोर्ट किया गया है किसके द्वारा? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के द्वारा। ब्रॉड मनी ग्रोथ इज इंडोजेनस। तो मीनिंग मेरा यहां पर इससे आ रहा है, इससे मीनिंग नहीं आ रहा है, इसीलिए जो आंसर यहां पर मेरा है वो है आपका डी।
देखिए, जो एकदम सुपर बिगनर लेवल के बच्चे हैं, जिनको बैंकिंग के जो टर्म्स हैं उसमें कमी है, जानकारी नहीं है, तो थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, क्योंकि यहां पर इंग्लिश में कहीं पर भी आपको गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है और ये नया सिस्टम क्या है, रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है। मैंने पहले ही कहा है, कई बार इसकी चर्चा की है। एसएससी के बच्चे या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चे जिनको कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शामिल होना है, तो ये एक सेक्शन है जहां से करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो पढ़ लेना चाहिए। इकोनॉमिक्स में आता है, वहां से भी सवाल आता है और बैंकिंग वालों को तो आता ही है। चले अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है। छठा सवाल है, वन फार्मर हु ग्रोज सोयाबीन एंड कॉर्न बोथ डैश हिट बाय द चाइनीज टैरिफ्स एस्टिमेट्स हिज रिटर्न्स आर डैश टू अ थर्ड ऑफ डैश दे वर बिफोर। अब देखिए कि हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि यहां जो लगा हुआ है हिट, ठीक, अगर हम इसको नॉर्मली रखते हैं वर्ब के फॉर्म के तौर पर या फिर हम पैसिव के तौर पर रखते हैं, तो वर्ब के फॉर्म अगर हम रखते हैं पास्ट पार्टिसिपल में रखेंगे तो यहां होना चाहिए था, अगर यहां लगा हुआ है ग्रोज, ठीक है, तो सबसे पहले हिट्स होगा, और चूंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो इसको पैसिव में होना चाहिए, और उसके लिए हमको बी का फॉर्म चाहिए जो कि यहां पर दिख रहा है, बिन हिट। अगर हम यहां पर बिन लगाते हैं तो देखिए सेंस आता है, क्योंकि मुझे चूंकि यहां पर ग्रोज लगा हुआ है, तो अगर ये लगा हुआ है तो उसके हिसाब से तो हिट्स होना चाहिए फार्मर के साथ, लेकिन इनको हिट हो रहा है तो भैया बिन होना चाहिए वहां पर। पैसिव का फॉर्मेट है, ये आप जानते होंगे, और अगर आपने वॉइस नहीं पढ़ा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा का पूरा एपिसोड बेहतर ढंग से एकदम जीरो से हाई लेवल तक सब कुछ बताया हुआ है, उसको देखिए, समझिए। कठिनाई हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आ गया शुरुआत में बी, तो हम इसके आधार पर जब हम एलिमिनेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा नहीं होगा और ये मेरा नहीं होगा। देखिए एक अटेम्प्ट में ही खत्म, मेरा आ गया, लेकिन हम मिलाएंगे। अब कह रहा है कि वन फार्मर हु ग्रोज सोयाबीन एंड कॉर्न बोथ विन हिट बाय चाइनीज टैरिफ्स एस्टिमेट्स हिज रिटर्न्स आर। अब उसके बाद क्या है, सी में है डाउन टू अ थर्ड ऑफ व्हाट दे वर बिफोर। यहां पर क्या है, व्हाट है ना, ए नंबर में है ना, ए, तो व्हाट, तो बिल्कुल सही मीनिंग आ रहा है कि रिटर्न्स आर डाउन टू अ थर्ड ऑफ व्हाट दे वर बिफोर, मतलब जो पहले था उसके तिहाई का हो गया है, और वो हिट किया गया है, बिन हिट बाय द चाइनीज टैरिफ्स। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो है आपका सी। अब देखिए ये सवाल जो बना है, टोटल जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स की जानकारी है वो अगर बेहतर तरीके से, मैंने किस तरीके से आराम से यहां पर ढूंढा कि फार्मर है, यहां ग्रोज लगा हुआ है, अगर हम इसी सब्जेक्ट को मान करके आगे बढ़ता हुआ चले तो यहां हिट्स होना चाहिए। लेकिन जब यहां कह रहा है बाय द चाइनीज टैरिफ्स, इसका मतलब है कि वो मेरा जो है ऑब्जेक्ट हो गया, इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर रखा है, दैट मीन्स कि मेरा फॉर्म पैसिव का होगा, और जब ये मेरा फॉर्म पैसिव का आया दैट मीन्स हमको बी का फॉर्म चाहिए, और मुझे यहां एक जगह पे दिख गया और मिल गया, एक ही बार में आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है ओवर टाइम द कैग टीम्स डैश इंटरकनेक्टेड डैश एंड लिंकेज डैश वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, है ना। अगर देखिए यहां पर लिंकेज डैश वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, हम ऑप्शन में देख रहे हैं यहां पर बिटवीन है ना।
आपको पता होना चाहिए कि बिटवीन जो है वो दो के बीच में जोड़ता है ना, दो के लिए जोड़ता है, टू के लिए है ये, और इसके आगे जब भी हम प्रयोग करते हैं तो एंड का प्रयोग होता है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि लिंकेज बिटवीन, अगर हम यहां पर बिटवीन रखते हैं तो आगे देखिए कि एंड भी मेरा यहां पर है, तो लिंकेजेस बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, है ना। तो यहां पर मेरा जो है लास्ट में ए आ रहा है, और वो किस किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये मेरा एलिमिनेट हो गया, इसमें नहीं आ रहा है, ये मेरा एलिमिनेट हो गया, इसमें नहीं आ रहा है, ये मेरा एलिमिनेट हो गया। मेरे पास अब आराम से दो ऑप्शन बचा है, एक नंबर ए डी सी ए और दूसरा बचा है बी सी ए। अगर हम बी को लेके चलते हैं कि ओवर टाइम द कैग टीम बिसाइड्स इंटरकनेक्टेड, यहां पर अगर हम इसको लेके चलते हैं बिसाइड्स इंटरकनेक्टेड, बीच में है सी नंबर आउटकम्स एंड लिंकेज बिटवीन, ये मीनिंग ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरा यहां से खत्म हो गया। अगर हम इसको लेके चलते हैं कि ओवर टाइम द कैग टीम्स रिकॉग्नाइज्ड, है ना, वैसे भी हमको यहां पर टीम्स है तो ये इसमें V1 जो है वो लगेगा, या नहीं तो हम V2 लगा सकते हैं। तो मेरा ये तो खत्म हो गया, बिसाइड्स और फोर वहां पर सुटेबल है ही नहीं। तो ग्रामर के हिसाब से भी अगर देखिएगा तो ये सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है डी। तो क्या हो जाएगा, ओवर टाइम द कैग टीम्स रिकॉग्नाइज्ड इंटरकनेक्टेड आउटकम्स एंड लिंकेज बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, और तब जाकर के मेरा जो है वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो जा रहा है। जो क्रम है वर्ड्स के फिलर का वो है डी सी ए, और ऑप्शन जो है वो है ए। उम्मीद करते हैं कि बना लिए होंगे। यहां पर भी देखिए कि ग्रामर की जानकारी है कि टीम्स जैसे लगा है तो मुझे या तो V1 चाहिए या V2 चाहिए, अगर हम पास्ट में ले जा रहे हैं तो V2 चाहिए। अब यहां पर है ही नहीं V1 कहीं पर, एक यही बचता है आउटकम्स, वो यहां लगेगा नहीं, दूसरा यहां बच रहा है रिकॉग्नाइज्ड, तो मेरा इसके साथ रिकॉग्नाइज्ड रहेगा। मैंने बिटवीन से पहचाना, आप रिकॉग्नाइज से भी पहचानते तो एक ही बार में डी सामने आता और आपको आंसर मिल जाता। मुझे लिख करके बताइएगा क्या आपने रिकॉग्नाइज्ड पहचान करके सवाल को बनाया या फिर बिटवीन के तरीके से। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है कि सॉल्वेंसी इश्यूज हैव डैश एंड द शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैव बीन डैश अपॉन 2। अब यहां जो 2 है इसके बाद हमको लाना है V प्लस V1, या नहीं तो इसके बाद आएगा नॉर्मल नाउन, ठीक है। अब देखिए मेरा ये नहीं होगा, जैसे हमको एक मिल गया कि भैया 2 के बाद क्या लगता है, 2 के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हमको ये देखना ये नहीं होगा, ये सरफेस भी नहीं होगा, ठीक है, रिजॉल्व भी नहीं होगा। अब मुझे चुनना है टू सेटअप, ठीक है, और टू फंड, ठीक। तो मुझे बेहतर टू सेटअप यहां पर मीनिंग देगा नहीं, क्या सेटअप, कंपनीज हैव बीन डैश अपॉन टू सेटअप, ठीक है। और यहां एक दिख रहा है कि अगर हम इस अपॉन को भी लेके साथ में चलें तो कॉल अपॉन का मतलब होता है निमंत्रण देना, बुलाना, एक वर्ड है कॉल अपॉन, इसका मतलब होता है निमंत्रण देना, या होता है बुलाना। अब देखिए सबसे पहले तो यहां पर होना चाहिए टू फंड, ये मेरा सुटेबल दिख रहा है, तो मेरा लास्ट में आ रहा है बी। हम देखते हैं किस किस के लास्ट में बी आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, और यहां नहीं आ रहा है। एक ऑप्शन में यहां आ रहा है और एक नंबर में आ रहा है डी, और बीच में मैंने कहा ए, है ना। यहां पर कॉल अपॉन देखिए है कॉल्ड, यहां आ रहा है कॉल्ड, कॉल्ड अपॉन टू फंड, तो मेरा आराम से दिख गया ये वाला। हम सिंपल सा है कि जैसे हमने देखा 2 के बाद होना चाहिए V1, और चूंकि यहां पर मैक्सिमम ईडी वाला है, सरफेस्ड है, सेटअप मेरा नॉर्मल लग रहा था तो वहां पर जो है वो फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसका जो आंसर है वो है आपका ए। आराम से आ गया क्या कि सॉल्वेंसी इश्यूज हैव सरफेस्ड। अब देखिए सरफेस्ड का मतलब होता है बाहर आना, निकलना, उभरना, है ना। सरफेस्ड एंड द शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैव बीन कॉल्ड अपॉन
टू फंड, है ना, कॉल्ड अपॉन टू फंड। चलिए अगला सवाल का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। देखते हैं, कह रहा है कि सिंस अनसर्टेनिटी एंड फियर डैश प्राइवेट एंटिटीज। अब देखिए बूस्ट और किक स्टार्ट तो होगा नहीं, ये नॉर्मल है। जब ही कह रहा है कि फियर, है ना, अनसर्टेनिटी एंड फियर, तो बूस्ट होगा नहीं, ठीक है, किक स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। स्पेंडिंग यहां पर गवर्नमेंट के साथ जुड़ता हुआ लग रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट बूस्ट होगा नहीं। तो यहां पर फियर, रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, और रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोक लगाना, है ना। तो सिंस अनसर्टेनिटी, ऐसे भी गवर्नमेंट फंडिंग को हम देखते हैं एक बार, है ना। एंटिटीज गवर्नमेंट फंडिंग इज रिक्वायर्ड टू, तो मेरा यहां पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फंडिंग नहीं स्पेंडिंग, यहां पर क्या है स्पेंडिंग। तो हम बी वाले को देखते हैं यहां पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को। तो बी कहां कहां है बीच में, देखिए यहां नहीं है, यहां नहीं है, और यहां नहीं है। तो मेरा बी यहां पर बीच में है और यहां पर बीच में है। तो मेरे पास ऑप्शन शुरुआत कहां से आ रहा है कि हम सी से शुरू कर सकते हैं या ए से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तब रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, परहेज करने से नहीं, यहां पर रोकना, रोक लगाना। क्या, सिंस अनसर्टेनिटी एंड फियर रिस्ट्रेन प्राइवेट एंटिटीज, है ना, उस पर रोक लगा रहा है, उसको नियंत्रण कर रहा है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज रिक्वायर्ड टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी, है ना। और दो जो ऑप्शन मेरे पास आया है वो आया है ये वाला, ये बेहतर है। ए नंबर से हम ले रहे हैं, रिफ्रेन सही मीनिंग नहीं दे रहा है, रिस्ट्रेन यहां पर सही वर्ड है कि सिंस अनसर्टेनिटी एंड फियर रिस्ट्रेन प्राइवेट एंटिटीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और इसमें भी स्पेंडिंग है, बिल्कुल दोनों में सेम सेम आ रहा है, इज रिक्वायर्ड टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी, है ना। तो यहां पर ये मेरा बेहतर मीनिंग नहीं दे रहा है, इससे बेहतर मीनिंग मेरा बी दे रहा है, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है बी। देखिए हम क्या करते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स में जो शब्द का क्लू है आसपास का, या तो ग्रामेटिकल, कई सारे में वॉइस का आ गया, टू के साथ V1 का आ गया, यहां पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग का आ गया, है ना। तो सिंपल सा है कि यहां हमको यह समझते हुए जो ऑप्शन है उसमें से मैक्सिमम को एलिमिनेट कर लेना है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि 3 आपको बच जाएगा, 2 बचता है, कभी कभी तो आपने देखा कि सीधा सीधा आंसर ही चला आता है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब तक आप भी इसको बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, कठिनाई है, जद्दोजहद है, लेकिन लगे रहिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी इसे आसानी से बना पाएंगे। और अगर आप बना पा रहे हैं, बेहतर अंक ला पा रहे हैं, 7-8 ला पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए 10 तक जाएं। जो शब्द मैंने बताया उसको नोट डाउन कीजिए, बेहतर है। चलिए सीजन का आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है इन द लास्ट 4 years डैश सब पर मानसून। अब इसका मतलब देखिए, बिलो नॉर्मल, क्या है, बिलो नॉर्मल, जो नॉर्मल है उससे कम। सब पर मानसून डैश फार्म इनकम हैव बिन डैश बाय फॉलिंग प्रोड्यूस प्राइसेस, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इन द लास्ट 4 years डैश सब पर मानसून के बावजूद का सेंस यहां पर डिस्पाइट से दिख रहा है, ठीक है, कि भाई इसके बावजूद। तो सी नंबर ऑप्शन मेरा यहां पर दिख रहा है कि इन द लास्ट 4 year डिस्पाइट सब पर मानसून डैश फार्म इनकम। अब यहां पर क्या है कि और तो दिख नहीं रहा, ग्रोइंग फार्म इनकम नहीं, डोमेस्टिक। अब यहां पर ग्रोइंग से सेंस ही नहीं आएगा, है ना, क्या आएगा, डोमेस्टिक फार्म इनकम। तो डोमेस्टिक मेरा यहां पर दिख रहा है, तो इसमें आ रहा है बी, और यहां पर आ रहा है सी। अब देखिए सी और बी एक साथ कहां कहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। मेरा आंसर दिख रहा है यहां पर, हम एक बार इसको ठीक से देख लेते हैं कि इन द लास्ट 4 years, ठीक है,
Despite subpar monsoons, domestic farm income have been dashed by falling produce prices. बिल्कुल सही है और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ई। उम्मीद करते हैं कि आपने कोशिश की होगी और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बेहतर तरीके से इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे और आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सूचित जरूर कीजिएगा। उम्मीद यह है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। चूंकि ये सवाल आपके जो बच्चे जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है आपके मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर इसका एपिसोड 1 नहीं देखें तो वो भी बना लीजिए। और जो बच्चे सीखने के विचार से इसको सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, एक अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। आगे एसबीआई की एग्जामिनेशन है, सीजीएल है। इंग्लिश में ज्ञान को बढ़ाने का यही तरीका है कि अभ्यास की जो मात्रा है वो बढ़ाई जाए, और इसलिए मैं इधर ज्यादा सवाल जो है वो प्रैक्टिस सेशन पर लेकर के आता हूं। कल फिर बारी है वोकैबुलरी के सेशन की, तो हम फिर वोकैब के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, जैसा कि मैंने कहा कि अगले दिन हम वोकैबुलरी के सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई अपनी जोर शोर से जारी रखें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।